एपिसोड 29 शौर्य का दुआ को परेशान करना और गन शॉट। शौर्य की बातों पर दुआ सोचने लगी। जैसे ही उसे शौर्य की बातों का मतलब समझ आया, दुआ ने गुस्से में पैर पटकते हुए लिफ्ट से बाहर आ गई। राज और होटल का मैनेजर दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े थे। मैनेजर ने शौर्य को देखते ही सर झुकाते हुए उससे माफी मांगा। ऐसी गलती पर शौर्य तो मैनेजर की जान ही ले लेता, पर यह गलती दुआ को उसके करीब ले आई थी। इसी वजह से शौर्य ने मैनेजर को बिना सजा दिए ही छोड़ दिया। दुआ गुस्से से पैर पटकते हुए शौर्य को एक नजर देखकर आगे बढ़ गई। शौर्य उसे इतना गुस्से में चलता देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दुआ को छेड़ने में, उसे परेशान करने में अब शौर्य को मजा आ रहा था। उसने वो बातें भी दुआ को परेशान करने के लिए कही थी। राज शौर्य के पीछे पीछे चल रहा था। राज ने शौर्य के बराबर में आते हुए गुनगुनाया, हम तो मैक लिफ्ट में बंद है और लिफ्ट खराब हो जाए। शौर्य ने राज पर एक गहरी निगाह डाली। राज ने डरते हुए कहा, अरे भाई, ये गाना है, याद आ गया तो गाने लगा। इतना टाइम कैसे लगा? शौर्य ने पूछा। तेरा मैसेज मिलते ही मैनेजर को सीधा पढ़कर ले आया। तेरे दर्शन करवाने पर तूने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, राज ने कहा। शौर्य ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करते टाइम ही राज को एक मैसेज सेंड कर दिया था। वो सभी होटल के टॉप फ्लोर पर थे जहां मीटिंग हो रही था। वो एक बहुत बड़ा रूम था। उस रूम की 2 दीवार ग्लास वॉल की थी। शौर्य ने फौरन क्लाइंट से हाथ मिलाते हुए उसे ग्रीट किया। राज ने भी उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें ग्रीट किया। फौरन क्लाइंट की नजर अब दुआ पर थी। उनमें से एक ने दुआ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ये देखकर शौर्य की भौहें तन गई। इससे पहले कि दुआ हाथ आगे बढ़ाती, उससे पहले ही शौर्य ने उस आदमी के हाथ में अपना हाथ दे दिया। राज ये देखकर धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन खुद से कहा, पोसेसिव डेविल। तो वहीं दुआ शौर्य के ऐसे करने से उसे घूर कर देख रही थी। सिचुएशन को और ऑकवर्ड ना करते हुए राज ने मीटिंग शुरू की। मीटिंग शुरू हुए अभी आधा ही घंटा हुआ था, तभी मीटिंग के बीच ही दुआ का फोन रिंग हुआ। दुआ अपना फोन साइलेंट करना भूल गई थी। दुआ ने सबसे एक्सक्यूज करते हुए अपना फोन पर्स से निकाला और फोन लेकर साइड में चली गईं। कॉल उसके घर से था। दुआ ये देखकर जल्दी से कॉल रिसीव कर बातें करने लगीं। इधर शौर्य काउच पर तन के बैठा था। राज एक्सप्लेन कर रहा था। तभी एक गोली ग्लास वॉल को चीरकर आई और टेबल पर रखे वॉश पर लगी। वॉश टूटकर बिखर गया। आवाज सुनकर फोन पर बात कर रही दुआ ने पलटकर देखा। टेबल पर रखा वॉश टूटकर बिखरा हुआ था। दुआ सोचते हुए खुद से कहने लगी, ये टूटा कैसे? शौर्य ने यह सब देखकर अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। इससे पहले कोई कुछ कहता या रिएक्ट करता, शौर्य ने अपनी ठंडी नजरों से राज को देखा तो अभी शॉक्ड में था। पर शौर्य की उसकी तरफ देखते ही राज उसका इशारा समझ गया। वो जल्दी से उठा और दुआ के पास आकर कहा, हम नीचे चलकर कार में शौर्य का वेट करते हैं। मीटिंग बस ओवर ही होने वाली है। दुआ ने हम कहा और राज के साथ चली गई। दुआ के रूम से निकलते ही फॉरेन क्लाइंट में से एक आदमी उठकर बोला, व्हाट्स हैपनिंग हियर शौर्य? जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, तभी एक गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। अटैकर के गन पर साइलेंसर लगा था, इसलिए गोली चल कहां से रही है पता नहीं चल पा रहा था। शौर्य का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसने अपनी 2 रंग वाली आंखों को चारों ओर घुमाया और अपने कमर से गन निकालकर सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर निशाना साध दिया। वाटर टैंक पीछे छुपा आदमी जैसे ही फायरिंग करने के लिए सामने आया, शौर्य के गन से निकली गोली उसके सर पर जा लगी। शौर्य ने इसी तरह एक एक कर सभी शूटर्स को मार दिया। वो फॉरेन क्लाइंट जो शौर्य के साथ मीटिंग कर रहे थे, ये सब देखकर वो इतना डर गई कि सब अपनी जान बचाने के लिए एक एक कोना पकड़कर खड़े हो गए। वो आदमी जो गोली के छू जाने से जख्मी हो गया था, वो टी टेबल के पास ही नीचे गिरा था। शौर्य ने उन सभी शूटर्स को शूट किया और बिना किसी से कुछ कहे गन वापस अपनी कमर में टांगते हुए रूम से बाहर आ गया। शौर्य ने कार का डोर ओपन किया तो दुआ आराम से पीछे बैठी अपना फोन चला रही थीं।
शौर्य दुआ से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। शौर्य के बैठते ही कार स्टार्ट हो गई। राज आगे बैठा था, ड्राइवर के बगल में उसकी नजर बैक व्यू मिरर में थी। राज ने कार के बैक व्यू मिरर में देखा ब्लैक कॉलर की स्कॉर्पियो उनका पीछा कर रही है। राज ने मैसेज सेंड कर शौर्य को बता दिया। शौर्य राज का मैसेज पढ़ने के बाद दुआ को देखने लगा, जो अभी भी अपने फोन में लगी थी। शौर्य किसी से डरता नहीं था, पर अभी उसे दुआ की सेफ्टी की चिंता थी। वो नहीं चाहता था उसके दुश्मन जो उसकी जान लेना चाहते हैं, उन्हें दुआ के बारे में पता चले। वो जानता था अगर उन लोगों को दुआ के बारे में थोड़ी सी भनक लगी तो उनके निशाने पर सबसे पहले दुआ होगी। शौर्य दुआ को जल्द से जल्द खुद से दूर करना चाहता था और दुआ आर्ग्यूमेंट करने पर लगी थी। शौर्य फ्रस्ट्रेटेड होकर दुआ के करीब आकर उसके ऊपर थोड़ा झुक गया। शौर्य ने यह इतनी तेजी से किया, दुआ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शौर्य का चेहरा दुआ के चेहरे एकदम क्लोज था। शौर्य की सांसें दुआ की सांसों में घुल रही थी। दुआ एकटक शौर्य की आंखों में देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप, दूर रहिए हमसे। दुआ ने डरते हुए शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे जुड़ी सभी चीजों पर तुम्हारा हक है, अब जाओ जल्दी से चेंज कर लो। ठीक है, जा रहे हैं हम, पर हम आपको पैसे दे देंगे, आपकी किसी भी चेंज पर हमारा हक ना कभी था ना होगा। बोलते हुए दुआ कार का डोर ओपन करने लगी। शौर्य डोर को वापस बंद करते हुए कहा, उधर से नहीं, इधर से जाओ। दुआ ने झुंझलाते हुए कहा, हम इधर से कैसे जा सकते हैं, आप बैठे हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। शौर्य ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। दुआ शौर्य की बातों और उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। वो शौर्य से दूर जाना चाहती थी। शौर्य ने जानबूझकर फिर से कार का पार्टीशन कर दिया था। राज कार से निकलकर बाहर दुआ का वेट करने लगा। उसकी नजर पीछा करने वाली कार पर भी थी, जो अभी उसे नहीं दिख रही थी। दुआ शौर्य को घूरते हुए उठी और जाने लगी। दुआ की नजर शौर्य पर ही थी। वो अपनी कंजी आंखों से उसे घूर रही थी कि तभी आगे बढ़ते हुए शौर्य के जूते में उसका पैर फंस गया। दुआ शौर्य के गोद में जा गिरी। शौर्य धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम एक ही दिन में 2 बार मेरे करीब आई हो, अपनी मर्जी से। मर्जी नहीं, मजबूरी से, और अभी आपकी गलती से। बोलते हुए दुआ उठने लगी तो शौर्य ने उसकी बाहें पकड़ उसे वापस अपनी गोद में बैठाते हुए उसे बाहों के घेरे में लेते हुए दुआ के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छूंगा, क्योंकि तुम खुद से मेरे करीब आई हो। शौर्य की गर्म सांसें दुआ को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने मन ही मन खुद से कहा, कहाँ फंस गई दुआ, अभी तो आपको हमारे अंदर से स्मेल आ रही थी, और अब क्या अचानक से खुशबू आने लगी। बोलते हुए दुआ ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य, जिसका चेहरा पहले ही दुआ के कंधे पर था, दुआ के अचानक उसकी ओर मुड़ने से दोनों की नाक टकरा गई। दुआ, जिसका दिल जोरों से धड़क रहा था, वो शौर्य से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शौर्य आंखों में शरारत भरे उसे देख रहा था। दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। बोलते हुए दुआ की गर्म सांसें शौर्य के होठों पर रही थी। वो सेकंड्स के फासले को भी मिटा देना चाहता था, पर तभी शौर्य को कुछ याद आया। दुआ के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए शौर्य ने कहा, जाओ। बोलते हुए शौर्य ने डोर को अनलॉक किया। दुआ शौर्य के गोद से उठी और अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आ गई। राज ने बिना एक पल की देरी किए दुआ को लेकर मॉल के अंदर चला गया। उनके अंदर जाते ही शौर्य के कहने पर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। शौर्य की कार एक खाली मैदान में जाकर रुक गई। शौर्य कार से बाहर आया और शर्ट की स्लीव को कोहनी तक फोल्ड किया और सिगरेट जलाकर उसके कस लेते हुए कार से टिककर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ पेंट की जेब में था। शौर्य सिगरेट के कस ले ही रहा था कि वो दोनों कार उससे कुछ दूरी पर आकर रुकी। कार से कुछ लोग हाथों के हथियार लिए बाहर आए। उनके निशाने पर शौर्य था। उन लोगों को देखकर भी शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अभी भी सिगरेट के कस ले रहा था। वो लोग शौर्य पर गन ताने आगे बढ़ रहे थे।
तभी एक और कार वहां आकर उनसे कुछ दूरी पर रुकी। उस कार से अनमय बाहर आया। उसके हाथ में 2 राइफल थी। एक उसने शौर्य की तरफ उछाल दी और दूसरी उन लोगों पर तान दी। शौर्य ने होठों के बीच सिगरेट को दबाए रखा। शौर्य ने आगे बढ़ते हुए राइफल को कैच किया और उन लोगों पर चलाने लगा। इधर मॉल में क्या ले, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोलते हुए दुआ मॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। दुआ, थोड़ा जल्दी करना, तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। राज ने शौर्य के बारे में सोचते हुए दुआ से कहा। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या ले। मेरे साथ चलो। दुआ राज के पीछे पीछे चलने लगीं। राज एक स्टोर में गया और वहां काम कर रही एक लड़की से कहा, आपके इनके लिए कुछ सूटेबल ड्रेस दिखा दे। ओके सर, लड़की ने कहा और दुआ को लेकर अपने साथ चली गईं। थोड़ी ही देर में उस लड़की ने दुआ को इतनी सारी ड्रेसें दिखाई। उन्हें देखकर दुआ भी सोच में पड़ गई। वो कौन सी ड्रेस खरीदे। ड्रेसों को एक नज़र देखते हुए दुआ ने कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही हमें कुछ सजेस्ट कर दे। श्योर मैम। एपिसोड 30। आप गेस्ट नहीं गोस्ट हैं। राज ने दुआ को उसके घर ड्रॉप कर दिया और खुद विला आ गया। शौर्य और अनमय दोनों बैठे सोच रहे थे इस बार उन पर हमला करने वाला कौन है। तभी राज ने अंदर आते हुए कहा, दुआ को उसके घर ड्रॉप कर दिया है और 2 गार्ड भी उसके घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। राज की बात सुनकर शौर्य ने आंखों में एक सवाल लिए राज की तरफ देखा तो राज ने शौर्य की सवालिया नजरों का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कैजुअल ड्रेस में है। अनमय ने दोनों की बात सुनकर कंफ्यूजन में पूछा, ये दुआ कौन है। राज ने अनमय के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहा, हमारी भाभी। क्या, अनमय ने चौंकते हुए कहा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, भाभी ये कब हुआ। शौर्य उठकर काउंटर के पास आ गया और शराब की एक बोतल लेकर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगा। शौर्य को देखकर अभी ये कहना मुश्किल था कि अभी उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इधर राज ने अनमय को सब बता दिया। अनमय को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था शौर्य को सच में किसी से प्यार हो गया है। क्या हार्टलेस इंसान को भी प्यार हो सकता है। अनमय के सवाल पर राज ने कहा, तुझे देखना चाहिए था जब ये दुआ के साथ होता है। इसका खड़ूस नेचर उसके सामने धुने की तरह हवा में उड़ जाता है। राज ने कहा और शौर्य को देखते हुए हंसने लगा। तो वहीं शौर्य, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका ध्यान अभी भी उसी बात कर था, आखिर उसके दुश्मनों को पता कैसे चला वो मीटिंग करने होटल सनशाइन जा रहा है। शौर्य ने ये सब सोचते हुए हाथ में पकड़ी ड्रिंक को खाली कर दिया। दुआ का घर। असद और मन्नत दोनों मनाली जाने के लिए तैयार थे। मन्नत का दिल नहीं मान रहा था दुआ और आरव को घर पर अकेले छोड़कर जाने का। दुआ ने मन्नत के मन की उलझन को समझते हुए कहा, अम्मी आप क्यों इतना सोच रही है। हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। बस 1 हफ्ते की ही तो बात है। हाँ अम्मी, आप हमेशा हमारे बारे में ही सोचती, पर अब हम हमारे बारे में सोच लेंगे। अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको भी तो थोड़ा क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए। आरव ने कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। तुम कब इतने समझदार हो गए। दुआ ने आंखें बड़ी किए आरव से पूछा, समझदार तो हम हमेशा से ही थे, पर आप लोग हमें तो अभी भी छोटा बच्चा ही समझते हो। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। असद ने दुआ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हम आपकी जिद के आगे झुक गए हैं, इसलिए आपकी बात मानकर आपको पहली बार अकेला छोड़कर कहीं जा रहे हैं। अपना और आरव का ख्याल रखना बेटा। दुआ ने असद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी अब्बू, हमारी फिक्र मत करिए, हम दोनों का ख्याल रख लेंगे। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए दुआ ने आगे कहा, अब आप दोनों जाइए, आपकी टाइम हो गया है। दोनों को सीएफ करने के बाद दुआ और आरव अंदर आ गए और घर को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया। दोनों ने पहले लाउड म्यूजिक में खूब एंजॉय किया, फिर थक हार कर दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए कार्टून देखने लगे। रईस जदा पैलेस। राधिका ने मीरा से पूछा, भाभी क्या शौर्य से बात की आपने। राधिका का रोज एक ही सवाल होता था।
वो पिछले एक हफ्ते से मीरा से एक ही सवाल कर रही थी। क्या उसने शौर्य से सुनैना को अपने ऑफिस में काम देने की बात की या नहीं, और मीरा ना कह देती। मीरा ने शौर्य से अपनी बात मनवाने के लिए पिछले एक हफ्ते से उसने शौर्य से बात नहीं की थी। शौर्य ने अपनी माँ से बात करने के लिए उनकी शर्त को अब मान लिया था जो उन्होंने रखी थी। मीरा ने राधिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ, आज शौर्य ने खुद कॉल करके कहा है वो सुनैना को अपने ऑफिस में काम देगा। राधिकाएं सुनकर खुशी से मीरा को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू भाभी। राधिका ये खबर सुनैना को सुनाने के लिए उसके रूम में चली गईं। सुनैना बेड पर बैठी और अपना एक पैर टेबल पर रखकर नेल पेंट लगा रही थी। जैसे ही उसने राधिका की बात सुनी, सुनैना खुशी से उछलते हुए बोली, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, ये सच है। अब तू बस ये सोच शौर्य को कैसे अपने पीछे पागल करना है, कैसे उसे अपना दीवाना बनाना है। ये सब अब आप मुझ पर छोड़ दो आंटी, मैं अब उसे अच्छे से बताऊंगी सुनैना क्या चीज है। दुआ का घर। दोनों कार्टून देखते हुए भूल गए थे, इस टाइम तक दोनों सो जाते थे। दुआ ने टाइम देखते हुए कहा, आरव 11 बज रहे हैं, चलो सोते हैं, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। थोड़ी देर और बैठते हैं ना आपा, उसके बाद चलते हैं। आरव ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगे, चलो अब बहुत देर हो गई है। दुआ ने अपनी बात खत्म करते हुए टीवी बंद कर दिया। आरव और दुआ दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसे लिफ्ट वाला इंसिडेंट याद आ गया और वो धीरे से मुस्कुराया। शौर्य का ध्यान उसके फोन के रिंग से टूटा। शौर्य ने कॉल रिसीव कर दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनी और उसने कॉल कट करने से पहले ओके कहा और कॉल कट कर दिया। शौर्य अपना फोन लेकर और टेबल पर से कार की कीज उठाकर बाहर आ गया। दुआ का घर। दुआ अपने कमरे में बेड पर सो रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। चांद की हल्की मध्यम रोशनी भी बालकनी से आ रही थी, जो दुआ के चेहरे पर पड़ रही थीं। दुआ उठी और आंखें बंद किए हुए ही एक हाथ से पानी का जग उठाया, फिर आंखें खोलकर उसने ग्लास उठाया। एक नजर सामने देखकर दुआ ग्लास में पानी भरने लगी। तभी अचानक से रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया। दुआ जग और पानी का ग्लास वापस बेड साइड टेबल पर रखते हुए दोनों हाथों से अपनी आंख मलने लगीं। आंखें मलते हुए उसने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है दुआ। वो ये करते हुए एक छोटे बच्चे जैसी लग रही। आंखों पर से हाथ हटाकर दुआ ने सामने फिर से देखा। उसकी आंखों के सामने का नजारा नहीं बदला। थक हार कर मुंह बनाते हुए रुआनी आवाज में दुआ ने कहा, आप फिर से यहाँ क्यों आए हैं? शौर्य दुआ के सामने ही काउच पर बैठा था। वो दुआ की वो सब करते देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दुआ के पूछने पर शौर्य काउच से उठा और उसके पास कर कहा, तुम्हारी याद आ रही थी। याद आ रही थी, पर हम सुबह ही तो मिले थे। दुआ ने बेड से उठते हुए कहा। शौर्य ने दुआ के नजदीक आते हुए कहा, 7 घंटे हो गए तुम्हें देखे हुए। क्या आप इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं? बोलते हुए दुआ सोचने लगीं। फिर अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया, उसने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य अब उसके बहुत करीब आ गया था। दुआ ने देखा शौर्य की नजरें कहीं और ही है। उसकी नजरों का पीछा कर दुआ ने देखा शौर्य उसके नेक पर एक छोटे से तिल को देख रहा था। हमारा दुपट्टा। बोलते हुए दुआ अपना दुपट्टा खोजने लगी और ढूंढकर उसे पहनते हुए शौर्य को घूरकर देखते हुए बोली, आप चले क्यों नहीं जाते हमारी जिंदगी से? शौर्य दुआ की बात सुनकर 2 कदम पीछे हुआ और कहा, ये तो मुझसे नहीं होगा, आप अभी जाइए यहाँ से। दुआ ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम्हारे घर गेस्ट का वेलकम ऐसे होता है? आप गेस्ट नहीं है, आप गोस्ट है। दुआ की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराने लगा। फिर अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ प्लीज जाइए। ठीक है, चला जाऊंगा, पर मुझे भूख लगी है। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है।
शौर्य की इस बात पर दुआ का मन किया वो शौर्य का सर फोड़ दे। दी ग्रेट SSR के घर का राशन खत्म हो गया। व्हाट अ जोक। हम जानते आप ये सब हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। बोलते हुए दुआ शौर्य के ऊपर पिलो उठाकर फेंकने लगी। ये क्या कर रही हो तुम, दुआ लग जाएगी। बोलते हुए शौर्य दुआ के पास आने लगा उसे रोकने के लिए, पर दुआ वो तो जैसे रुकना ही नहीं चाह रही थी। शौर्य ने दुआ के दोनों हाथ पकड़ लिए। दुआ उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, और तभी दोनों का बैलेंस बिगड़ा और शौर्य दुआ को लेकर बेड पर गिर गया। दुआ शौर्य के ऊपर थी। दुआ के दुपट्टे से शौर्य का चेहरा ढक गया था। शौर्य ने एक हाथ से दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाया और दुआ की कंजी आंखों में देखने लगा। दुआ शौर्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें। शौर्य ने डेविल स्माइल दी और पलटकर दुआ के ऊपर आ गया। दुआ अब शौर्य के नीचे थी। शौर्य ने अपने होठ दुआ के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, तुम जब भी मेरे करीब आओगी तो मैं तुम्हें छूंगा। शौर्य की बातें सुनकर दुआ की आंखें बड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। दुआ का दिल जोर से धड़क रहा था। दुआ ने खुद को शौर्य से छुड़ाने के लिए शौर्य के कान पर काट लिया। शौर्य जल्दी से उसे छोड़कर उससे दूर होते हुए बोला, ये क्या किया तुमने, इतनी जोर से क्यों काटा जंगली बिल्ली। दूर रहिए आप हमसे, क्यों बार बार हमें परेशान करते हैं हमारे करीब आकर। क्योंकि तुम मेरा सुकून हो और आप हमारी अशांति। जब जब आप हमारे आसपास होते हैं हम सुकून का एक पल भी नहीं जी पाते। प्लीज हमें परेशान करना बंद करिए। शौर्य जी चले जाइए, दुआ ने दोनों हाथ जोड़कर नम आंखों से कहा। शौर्य का ध्यान तो बस दुआ के मुंह से निकले अपने नाम पर था। आज उसे अपना बहुत अच्छा लग रहा था। शौर्य के कानों में दुआ की आवाज मिश्री घोल गई थी। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया। आप हंस रहे हैं, कैसे इंसान है आप, हमें परेशान करके आप हंस रहे हैं। सुनाकर ही पेट भरने का इरादा है या कुछ खिलाओगी भी। शौर्य की बात पर दुआ अपने माथे पर सिकन लिए उसे देख रही थी। वो गुस्से में पैर पटकते हुए रूम से बाहर आ गई। शौर्य भी हल्की सी होठों पर मुस्कुराहट लिए उसके पीछे पीछे चला गया। दुआ गुस्से में शौर्य के लिए खाना गर्म कर रही थी। उसे पता था ये इंसान इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे लगा शायद खाना खाने के बाद शौर्य यहाँ से चला जाए। शौर्य दुआ के बगल ही खड़ा था। सब जानते हुए भी उसने जानबूझकर पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, दिख नहीं रहे। ओ हनीमून मनाने। शौर्य की बात पर दुआ ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, घूमने गए हैं। हाँ हाँ, बात तो वही हुई ना, घूमने गए हैं तो साथ में। शौर्य ने इतना ही कहा था कि तभी दुआ ने अपना एक हाथ शौर्य के होठों पर रख दिया। बोलने से पहले सोचते नहीं हैं क्या आप, हमारे फ्रेंड्स के बारे ऐसी बातें तो ना कहें। दुआ ने कहा और शौर्य की आंखों में देखने लगी। अपने मुंह पर रखे दुआ के हाथ को शौर्य ने धीरे से चूम लिया। दुआ ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से कहा, बेशर्म इंसान, सिर्फ तुम्हारे लिए। जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। शौर्य अपनी बात कहकर डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर को पीछे कर बैठ गया। दुआ ने बेमन से शौर्य को खाना सर्व किया। शौर्य ने दुआ को एक नजर देखते हुए पूछा, तुम्हारे पापा का कोई एनिमी है क्या। शौर्य के इस सवाल पर दुआ उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, पापा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।